नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। ब्राह्मण राजनीति, सम्मान बनाम सियासी इस्तेमाल, और इसी सवाल के साथ यूपी की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ रहा है। जी हां, राजधानी लखनऊ में उठी आवाज ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि पहचान और हिस्सेदारी की भी लड़ाई होने वाला है। दरअसल आज यानी कि 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अपना जन्मदिन मना रही है और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर मायावती ने मंच संभालते हुए ब्राह्मण समाज को केंद्र में रखकर बड़ी सियासी संदेश देने की कोशिश की और ब्राह्मणों को किसी का चोखा बाटी नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। ये बयान मायावती के थे और ये सम्मान बसपा ने सत्ता में रहते हुए दिया है, यही मायावती ने कहा। और देखिए, यही से मायावती का जो हमला है वो और ज्यादा तेज होता नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज केंद्र और राज्य की सरकारें बसपा के दौर में शुरू की गई योजनाओं को सिर्फ नाम बदलकर चला रही हैं और कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम जातिवादी दल मिलकर बसपा को तोड़ने और वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने साफ कहा कि इन सभी साजिशों का जवाब देकर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पिछड़े और मुस्लिम सभी समाजों को बराबरी से सम्मान और सुरक्षा दी है। काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित न किए जाने को लेकर उन्होंने बहुजन समाज की उपेक्षा बताया है और कहा है कि आज दलितों के साथ साथ मुस्लिम समाज और अन्य वर्गों के साथ भी लगातार अन्याय हो रहा है। मायावती ने यह भी याद दिलाया कि बसपा सरकार के दौरान प्रदेश दंगा फसाद से मुक्त रहा और यादव समाज समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया। आगामी विधानसभा चुनाव को निर्णायक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि आज हर समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और बसपा की सरकार चाहती है ईवीएम में धांधली, एसआईआर को लेकर उठ रही शिकायतों और सिस्टमों पर भी सवाल खड़े कर उन्होंने सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया। और अंत में गठबंधन पर बड़ा धमाका करते हुए मायावती ने दो टूक कहा कि गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है और इसलिए पार्टी आगे सभी चुनाव अकेली लड़ेगी। और यही बयान अब यूपी की राजनीति में सबसे बड़ी, सबसे तीखी बहस की वजह बन चुके हैं। लेकिन देखिए, आज की डिबेट में तमाम बड़े सवाल भी है। सवाल ये कि क्या मायावती का ब्राह्मणों को लेकर दिया गया बयान सम्मान की राजनीति है या फिर चुनावी मजबूरी है। सवाल ये भी है आज कि क्या बसपा सरकार में दंगा मुक्त शासन का ये जो दावा किया जा रहा है, क्या कानून व्यवस्था ही मायावती की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है आने वाले चुनाव में। सवाल यह है कि क्या काशीराम के सम्मान का मुद्दा उठाकर मायावती दलित राजनीति को फिर से धार देने की कोशिश कर रही हैं। और बड़ा सवाल यह भी कि क्या बदलते यूपी में ब्राह्मण दलित समीकरण मायावती को 5वीं बार सत्ता तक पहुंचा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कौन से बड़े बयान दिए। शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव
अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। देखिए, आज मायावती का जन्मदिन है और खास मौके पर किस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मायावती ने, जहां पर तमाम बड़ी बातें आज वो करती हुई नजर आई। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रखी। गठबंधन को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि जो पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बाकी भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं वो भी उठाए, बताया कि किस तरीके से ब्राह्मणों के हित की बात बसपा करती रही है, यादवों का भी काफी फायदा बसपा ने किया है, और कैसे आज जो बाटी चोखा की देखा गया जो बैठक कुछ दिन पहले होती हुई नजर आई थी ब्राह्मण विधायकों की, उस पर भी कहीं ना कहीं मायावती आज बोलती हुई नजर आई। और यह भी बताया कि कैसे जो शोषण हो रहा है ब्राह्मणों का, वो ब्राह्मण इसके लायक है नहीं। और देखिए, ये भी कहा कि बाटी चोखा के लिए वो नहीं है ब्राह्मण। बसपा की सरकार बनेगी तो सभी के हित में बात होगी, सभी के हितों पर जो सवाल है वो कहीं ना कहीं पार्टी रखती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, आज किस तरीके से तमाम ऐसी बड़ी सवाल जो है वो बिल्कुल खड़े होते हैं कि क्या मायावती का ब्राह्मणों को लेकर ये जो बयान आज दिया गया है, अचानक से ब्राह्मणों के हित में मायावती जो तमाम ऐसी बातें हैं जो करती हुई नजर आ रही है ब्राह्मणों के समाज में, सम्मान में। और देखिए, राजनीति है या फिर कि 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी मजबूरी बसपा के लिए बन गया है। आज सवाल यह भी है कि क्या बसपा सरकार में दंगा मुक्त शासन का दावा जो किया जा रहा है, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर देखिए मायावती ने साफ कहा कि जब हमारी सरकार थी साल 2008 से, तो देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी दंगा की कोई खबरी सामने नहीं आती थी, कोई भी दंगाई यहां पर नहीं थे। लेकिन उसके बाद कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वहां पर देखा गया किस तरीके से काफी दंगे होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए यही आरोप मायावती लगाती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं बसपा सरकार में दंगा मुक्त शासन का जो दावा मायावती कर रही है, एक सवाल यहां निकल कर आता है कि क्या कानून व्यवस्था ही मायावती की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है आने वाले चुनाव में। और सवाल यह भी है कि क्या काशीराम के सम्मान का जो मुद्दा आज मायावती ने उठाया है, तो क्या दलित वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करने की कोशिश। हालांकि अगर बात की जाए दलित वोट बैंक तो मायावती के साथ है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लिए बात कर रही हैं, यादव समाज के लिए बात कर रही हैं, लेकिन दलितों के लिए किस तरीके से उन्होंने काशीराम के सम्मान का एक मुद्दा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती दलित राजनीति को फिर से धार देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। गठबंधन को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन किसी से नहीं किया जाएगा, पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और 2027 में कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। लेकिन ये जो तमाम ऐसे सवाल देखे जा रहे हैं आज कि किस तरीके से सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों के हितों की बात की और किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कैसे ब्राह्मणों का शोषण होता हुआ नजर आ रहा है आज की सरकारों में, ब्राह्मण काफी परेशान हैं, कैसे ब्राह्मण के मुद्दे को लेकर काफी जोर देती हुई मायावती नजर आई। और इसी के चलते आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी ब्राह्मण विधायकों की, उसको भी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी बताया कि कैसे ईवीएम में धांधली की जाती है, एसआईआर को लेकर जो शिकायतें उठ रही थी और जो सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर भी मायावती आज खूब भड़कती हुई नजर आई। तो आज की चर्चा इसी पर है कि आखिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें मायावती करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश मायावती करती हुई नजर आ रही है। आखिर कितना बड़ा फायदा उनको पहुंचेगा, सवाल यह भी है कि क्या मायावती का ब्राह्मणों को लेकर दिया गया बयान सम्मान की राजनीति है या फिर की चुनावी मजबूरी बन गया है। तो इन तमाम सवालों के साथ ही डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राकेश शहीर जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जिला प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पंकज जी से करना चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरीके से आज देखा गया, मायावती अपना जन्मदिन बड़े ही जोर शोर के साथ मनाती नजर आई अपने कार्यालय में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी वहां पर किया गया, जहां पर तमाम बड़ी बातें उन्होंने रखी, और कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उनका फोकस तो था ही, लेकिन ब्राह्मणों के हित में जो उन्होंने तमाम बातें कही है कि किस तरीके से आज की सरकारों में ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है, लिट्टी चोखा के लिए नहीं है ब्राह्मण। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार रहा है, लेकिन वो जनाधार धीरे धीरे खसकता गया और 4 बार सरकार बनाने के बावजूद वो जनाधार खसकता गया। और उसी की परिणति रही कि देखिए, जिस तरह से 2 जून 95 को जिस तरह से वहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया, और वहाँ गेस्ट हाउस कांड, बहुत चर्चित गेस्ट हाउस कांड था, जिनके ऊपर हमला किया गया और उनको बेइज्जत करने का काम, उनकी जान पे हमला करने का काम अगर किया था तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। लेकिन उसमें ब्राह्मण समुदाय के ही लोग, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हो या और भी हो, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने उनको बचाने का काम किया, वहां से बाहर निकालने का काम किया। तो ब्राह्मण समाज ने ही उनकी रक्षा करने का काम किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बहन मायावती की पार्टी के द्वारा हमेशा यह नारा दिया जाता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4, इस तरह के तमाम नारे दिए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद ब्राह्मण समाज ने हमेशा उनका साथ दिया और उनको बचाने का काम किया। और उसकी परिणति रही कि देखिए, 2007 से 12 में इनकी सरकार बनती है, और ब्राह्मण भाईचारा समिति का गठन करती है पूरे प्रदेश में, और उसके जो सतीश मिश्रा जिनके राष्ट्रीय महासचिव, वो इस गठन के परिचायक होते हैं, और जगह जगह सभाएं होती हैं, उसके सार्थक परिणाम भी आती है और बसपा की सरकार बन जाती है जी। लेकिन 2012 आते आते इनका दावा धूल दूसरित हो जाता है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का शासन आ जाता है, इनका शासन चला जाता है। तो ये हमेशा सा रहा है कि एक बार बसपा एक बार सपा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा इसी तरह का परिदृश्य देखने को मिला है कि कोई, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों पार्टियां कभी रिपीट, चाहे जितनी नीतियां इन्होंने की, चाहे जितने इन्होंने दंगा फसाद रोकने का काम किया, या चाहे जितने इन्होंने आयरन लेडी होने के कारण तमाम चीजें किया, लेकिन इस सबका कोई प्रतिफल इनको नहीं मिला। लेकिन उसके बाद देखिए, 2007 से 12 के बाद 2019 में ये लोकसभा में पैक्ट करती है, सारे भेदभाव को भुला के समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट करती हैं, और लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ती है, और उसके भी सार्थक परिणाम आते हैं। और 13 सीटों पे करीब उनके सांसद चुने जाते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश यादव की पार्टी के 5 सीटों पे सिमट जाते हैं। ये सब भी है, और उसमें भी इन्होंने अच्छा खासा दमखम दिखाया। लेकिन ये आगे जाके 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाता है, ये चल नहीं पाता है, क्योंकि वो तलखी जो बनी हुई थी, जो समाजवादी पार्टी का, लाख माफी मांग ले, लेकिन जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पे किया था, वो बहुजन समाज भूला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2017 में 14 साल की वनवास के बाद वापसी करती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होती है। योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के परिचायक हैं, और वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं। और उसके बाद 2017 के बाद दोबारा 2022 में अगर कोई सरकार रिपीट होती है, तो योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनती है 2022 में। लेकिन देखिए, आप लाख कहिए, आप ब्राह्मणों की आज बहन मायावती को याद आ रही है, लेकिन आप देखिए कि आज के 2022 के विधानसभा में मात्र इनके पास एक विधायक है, उमाशंकर सिंह, जो रसवा बलिया से आते हैं, और कोई विधायक नहीं है और कोई सांसद नहीं है। तो आपने इस तरह की क्या नीतियां परिणति की कि जनमानस आपसे विमुख हो गया। सिर्फ आपके पास 9% जो जाटो वोट है, वही कोर वोटर ही आपके पास रहा, और बाकी सामान्य जातियों का या अन्य जातियों का या शेड्यूल कास्ट का ही वोट कह लें, जो 18-19% उत्तर प्रदेश में सभी इनसे विमुख हो जाता है। उसी की परिणति होती है कि मात्र एक सीट पे इनका आज विधानसभा में बिल्कुल विधायक है, उमाशंकर सिंह, रसवा बलिया। और उसके बाद देखिए, ये ठीक है, आज 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें भी इनको हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अभी 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे इन्होंने वृहद रैली का एक आयोजन किया लखनऊ में, पुरानी जेल रोड के पास काशीराम प्रेरणा स्थल में। वहाँ लाखों लोग उत्तर प्रदेश से जुटे, और उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों से भी आए। करीब 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ जुटी, जो इससे एक मायावती को बल प्रदान हुआ, इनकी पार्टी के लोगों में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। लेकिन
ये 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना बदलेगा ये भी देखने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल और रहा पंकज जी। एक मिनट, और रहा सवाल यह है कि हाँ। ब्राह्मणों का उचित प्रतिनिधित्व, अगर ब्राह्मणों का सम्मान देने का काम कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान उसने किया है। आज देखिए 42 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में है, और विधान परिषद में 14, जो 100 सीटों का सदन होता है विधान परिषद, उसमें 14 एमएलसी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों को लेकर चलती रही है, उनका सम्मान करती रही है। इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी तो ने तो कितने नेता है, अशोक वाजपेयी ले लीजिए, मनोज पांडे ले लीजिए, राकेश पांडे अयोध्या से ले लीजिए, और ऊंचाहार से मनोज पांडे ले लीजिए, ऐसे तमाम विधायकों की और पूर्व विधायकों की बड़ी लंबी लिस्ट है कि समाजवादी पार्टी उनका सम्मान नहीं कर सकी। इसीलिए देखिए वो विधायक छोड़ के बीजेपी में आ गए, और जो पूर्व सांसद थे अशोक वाजपेयी। तो इसलिए, और जिस तरह से ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, उसका जो है हमेशा ये ब्राह्मण उसमें अपने को सुरक्षित संरक्षित महसूस करता है। तो ब्राह्मण समुदाय, मुझको नहीं लगता है कि महेंद्र मायावती कितनी भी बातें करें, ब्राह्मण समुदाय उनके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मायावती को कितनी फिक्र है ब्राह्मणों की, ये तो खुद मायावती आज बता रही हैं कि हम उनके हित के लिए खड़े हैं, ब्राह्मणों के हित के लिए। लेकिन ब्राह्मण कितना सोच रहे हैं मायावती के लिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और इसी पर सबसे अच्छा जवाब शायद कोई दे सकता है तो नितिन जी ही दे सकते हैं। नितिन जी, ब्राह्मण समाज से आप इतना ताल्लुक रखते हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये, क्योंकि मायावती ने आज तो साफ कह दिया है कि किस तरीके से बाकी सरकारों में तो ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है, बाटी चोखा के लिए नहीं है ब्राह्मण। देखिए प्रिया जी, अभी हमारे बड़े भाई पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, देखिए ब्राह्मण समाज को अगर कोई लेके चला है तो मेरे विचार में वो भाजपा ही है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा सीटें जो ब्राह्मणों के पास है वो भाजपा में ही है। बाकी रही मायावती जी की बात, मायावती जी को आज ब्राह्मणों की याद कब आई? जब चुनाव आया। पिछले चुनाव, उससे दो पहले जो चुनाव हुए 2007 से 12 तक इनकी सरकार थी, उसके बाद से इन्होंने ऐसे क्या कृत्य किए जो यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, पूर्ण रूप से नकार दिया। और देखिए यहाँ यूपी की जो चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें ब्राह्मणों की भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्राह्मणों का योगदान रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है, ये जिस तरह मुड़ जाता है चुनाव के परिणाम भी उसी तरह मुड़ जाते हैं। तो ये एक वर्ग ऐसा है जिसको समेटना हर पार्टी चाहती है। लेकिन ये वर्ग एक, देखिए ये जो ब्राह्मण वर्ग होता है ये बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग होता है, बुद्धिजीवी होता है, ये तो आप भी मानती हैं। बिल्कुल। तो इसको साधना बहुत जरूरी होता है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा, जैसे एक ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी में कितना कोताल मचा, कितनी उसमें उनको बातें देखनी पड़ी कि क्यों हुई, ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं तब इन चीजों का फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश करता है कि देखा उसने ये कोशिश की कि हो सकता है ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। देखिए कोई अपने परिवार से नाराज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना परिवार छोड़ दे। तो जितना सम्मान मेरे हिसाब से ब्राह्मणों को बीजेपी में मिला है पूर्व से भी, तो उस हिसाब से ब्राह्मणों का योगदान मेरे हिसाब से आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही रहेगा। बाकी रही मायावती जी की बात, मायावती ने उस पार्टी से गठबंधन कर लिया जिसने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। ये इतना बड़ा राजनीति करना, बताइए वो क्यों गठबंधन करना पड़ा? ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ब्राह्मण समुदाय ने बचाया, फिर बचाया भी आपको ब्राह्मण समुदाय ने। और आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े उच्च पद पे हमेशा सतीश मिश्रा रहे, वो भी एक ब्राह्मण वर्ग से आते थे। वो आपको सबसे बड़े कट्टर आपके नेता माने जाते थे। फिर भी आपने ब्राह्मणों को किनारे कर आपने सपा को चुना, गठबंधन किया, उस गठबंधन का आपको लाभ भी नहीं मिला, तो फिर आपने उस गठबंधन को तोड़ा। आज आप ये बात समझ गए कि इस गठबंधन से कोई लाभ नहीं है, हमको ब्राह्मण को ही पकड़ना पड़ेगा, तभी हम राजनीति में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अब लोग इतने बुद्धिजीवी है और ये वर्ग वैसे भी इतना बुद्धिजीवी है कि वो एक बात जानता है कि कौन हमसे राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो आने वाले समय में ये वर्ग मेरे हिसाब से भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ ही चलेगा। ठीक है नितिन जी, ठीक है। राकेश अय्यर जी, सबसे बड़ा सवाल कि आज देखा जा रहा है किस तरीके से मायावती एक तरफ जन्मदिन तो बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए उनके अच्छे बोल नजर नहीं आए आज, क्योंकि 2 जून 1995 का वो दिन जो यूपी की राजनीति के लिए कहा जाता है कि काला दिन है, और गेस्ट हाउस कांड वो भूली नहीं है। और आज भी देखिए अपने जन्मदिन के मौके पर किस तरीके से जिक्र करती रही, समाजवादी पार्टी पर किस तरीके से वो तमाम ऐसे आरोप है जो लगाती रही। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर?
राकेश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राकेश जी 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 बोलिए बोलिए आगे। आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की और देश की बड़ी नेता सुश्री मायावती जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं और उनको स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए इससे कामना करता हूं। प्रिया जी अभी मैं बहुत टाइम से सुन रहा था पंकज जी को, पंकज जी के बाद नितिन जी को। जो पंकज जी कहें वही नितिन जी सहमत रहे, जो नितिन जी कहें वही पंकज जी सहमत रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा से मायावती जी का सम्मान किया। उस समय के दौरान जिस मीराबाई गेस्ट हाउस की बात हो रही है, उसी गेस्ट हाउस में उस समय के मौजूदा जो वर्तमान में लखनऊ के सांसद है आर.के. चौधरी जी का भी बयान आप सुनी। यह भारतीय जनता पार्टी और इनके मिशनरी द्वारा इस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाया गया था। जो 2 जून की एफआईआर हुई थी वो 8 नवंबर 2019 को खुद बहन जी ने वापस लिया था। और आप जानती हैं कि जब 92 में मान्यवर काशीराम और सध्य नेताजी भी मिलकर सरकार बनाए थे और 95 में जब सरकार गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जानती हैं आप कितना दिन इनका सरकार चला? 4.5 महीना भारतीय जनता पार्टी से सरकार चला। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कोई सब हर व्यक्ति जानता है कि बहुजन विचारधारा और सामाजिक न्याय को दबाने के लिए, और ये बयान जो है असामयिक बयान दिया गया और ये बयान मायावती जी का नहीं है, ये दिलवाया गया है। लेकिन राकेश जी आप देख रहे हैं, ठीक है राकेश जी, जो गेस्ट हाउस कांड जिसका जिक्र मायावती आज कर रही हैं, 2 जून 1995 जो कहा जाता है कि यूपी की राजनीति के लिए बड़ा ही काला दिन था, आप कैसे देखते हैं? यानी कि समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है उसको? देखिए मैं आपको कह तो रहा हूं कि मायावती जी का बहुत सम्मान समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं। मायावती तो ये खुद कह रही है, एक सेकंड, लेकिन राकेश जी देखिए मायावती तो खुद ये बात कह रही है ना कि वहां पर किस तरीके से हालात उस समय बन गए थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बना हुआ था केंद्र, वहां पर वो थी, अंदर से उनको कुंडी लगानी पड़ी। और ये भी उन्होंने कहा कि कैसे वहां पर लोग आते हैं और उनको जाति सूचक गालियां देते हैं, समाजवादी पार्टी के ही वो लोग होते हैं। तो ये जाति सूचक गालियां देना, लिंग सूचक गालियां देना, वो खुद अपने बयानों में ये कहती हैं। तो ये महिला सम्मान, फिर ये कैसा महिला सम्मान है? मायावती की इज्जत करते हैं तो मायावती की इज्जत में ये जाति सूचक गालियां देना, लिंग सूचक गालियां देना, फिर ये सब क्या था? ये कहा गया कि बसपा के विधायकों को उनका अपहरण करने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी पर। बोलिए। आपके अगर सवाल हो गए हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि जितना पंकज जी और नितिन जी बोले उतना शायद नहीं बिल्कुल आपको भी उतना ही मौका दिया जाएगा बोलने का। बोलिए। मौका दिया जाता है मगर आप बोलने नहीं देती हैं, आप उसमें फिर टोकी टोका करेंगे, फिर बात कर टोकी टोका। अरे राकेश जी तभी तो मैंने आपसे एक लाइन में ये सवाल पूछा कि गेस्ट हाउस कांड को किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है। आपने कहा कि हम तो मायावती का सम्मान करते हैं, इसीलिए मेरा अगला ये सवाल था कि अगर सम्मान करते हैं तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना मायावती के लिए, लिंग सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, फिर वो क्या था? क्योंकि ये आरोप मायावती के हैं, ना कि मेरे कोई पर्सनल आरोप हैं। बस मेरा यही आपसे सवाल है। बोलिए। मैं आपको पहली लाइन में बताया था कि यह सामयिक बयान है। ये जो बयान है ये बहन मायावती जी का नहीं, ये दिलाई गई बयान है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियां का दुरुपयोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कर रहा है, उसी के धौंस से ये असामयिक बयान दिलवाया गया। ये बहन जी की जब मंशा थी, जब बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने की, तब उन्होंने 92 में गठबंधन किया, आपने देखा 19 में गठबंधन किया, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने त्याग करके बहन जी को जो है सबसे ज्यादा सम्मान दिया। सबसे ज्यादा उस समय सीट अगर किसी की आई तो बहुजन समाज पार्टी की आई लोकसभा में, हमारी सीट 5 आई। तो ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा बहुजन पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी का सम्मान करती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में जो फैलाई गई भ्रामक खबरें हैं, वो खबरें केवल इसलिए भ्रामक खबरें फैलाई गई थी, जो रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग थे, जो बहुजन और आरक्षण विरोधी ताकतें थी, वो चाहती थी कि किसी प्रकार से ये गठबंधन टूट जाए, जिससे जो है बहुजन समाज और आरक्षणवादी व्यक्ति के लोग हक अधिकार उनकी सुनिश्चित न हो पाए।
ये उस लोगों की बात है। मैं तो कह रहा हूँ आर.के. चौधरी जी इस समय मौजूदा सांसद, उनके बयान सुनिए। उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और पूरी कहानी को बताया। उस समय उसी कमरे में मौजूद थे। किस तरीके से एक अखबार ने इस तरीके की दूषित खबर फैलाया, जैसे 86 में 56 अभी एक दैनिक जागरण अखबार ने अपनी वेबसाइट पे चला दिया। ये ऐसे नरेशन और ऐसे बेतुके खबर को चला के उस पर डिबेट करेंगे, उसको प्रचारित करेंगे। ये झूठी खबर है। उस पर तमाम बार सदन में मांगा गया कि 86 में 56 का आंकड़ा आप दीजिए, लिस्ट दीजिए, मगर कहां उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुखिया दे पा रहे हैं। तो बस यही है कि ये भ्रामक खबरें, भ्रामक चीजों। मैं तो कह रहा हूं कि मायावती जी ने तो ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से मानवर काशीराम के छुट्टी को रद्द कर दिया। उनके विचारधारा से सहमत होकर उनके विचारधारा को जन जन तक न पहुंचे, उन पे छुट्टियां रद्द कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये बहुजन हिताय नहीं है, ये हमेशा से बहुजन के शोषित वर्ग के लोग हैं, शोषित करने वाले लोग हैं। अगर बहुजन और भारतीय जनता पार्टी के समन्वय अगर होता तो 4.5 महीने में सरकार न गिर जाती। तो ये मायावती जी को पता है, और मायावती जी जब जब वो चाहती हैं तब वो सरकार और गठबंधन कर लेती। प्रिया जी, मेरा कहने का मतलब ठीक है राकेश जी। मैं प्रिया जी बस एक सवाल बोलिए। पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें राकेश जी से। राकेश जी ने अभी एक बात कही कि मायावती जी ने अपनी एफआईआर वापस ले ली थी 1999 में। अभी इन्होंने ये बात 1999 में नहीं, 1900 में, 2019 में। ठीक है, लेकिन आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर गेस्ट हाउस की बात क्यों दोहराई? और उन्होंने कहा कि हजारों कार्यकर्ता मुझे मारने आए थे। आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जब उन्होंने एफआईआर वापस ले ली थी तो आज उनको ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? बस मेरा क्या सवाल। उन्होंने स्पष्ट किया तो है नितिन जी, आपने शायद सुना नहीं उनका पूरा स्टेटमेंट। वो कह तो रहे कि उन पर वो ये खुद नहीं कहना चाह रही हैं। नहीं प्रिया जी, वो भी मतलब प्रिया जी बोलिए राकेश जी, बोलिए। हाँ, जवाब दे दीजिए आप इसी पर। नितिन जी को मैं बताना चाहता हूं, थोड़े से बगल राजस्थान के एक केंद्रीय मंत्री का उन्होंने बयान दिया 48 घंटा पहले कि मैं भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दूंगा, और 48 घंटे बाद ईडी सीबीआई उनके घर छापा मार दी, उनके पेट्रोल पंप पे छापा मार दी। तो ये जो मिशनरी है वो मिशनरी असामयिक बयान दिलवा रही है। ये मायावती जी का बयान नहीं। आज का बयान भी उनका मतलब सही बयान नहीं है। आकाश जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए तमाम आरोप बिल्कुल लगते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आप पहले से भी कुछ कहना चाह रहे थे। बोलिए आकाश जी। नहीं, क्या कहा जाए, खुलेआम आपके चैनल पे झूठ बोला जा रहा है। जो पार्टी एक दलित महिला के मुख्यमंत्री बनने की खबर से इतनी बौखला गई थी कि 2 जून 1995 को पूरी की पूरी पार्टी उस महिला के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार थी, और बेशर्मी के साथ उस पार्टी का एक प्रवक्ता कह रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये प्रोपागंडा था। और ये कब एफआईआर वापस हुई? 2019 में, जब इन दोनों पार्टियों का सौदा हुआ था। मैं कह रहा हूँ वो गठबंधन नहीं, सौदा था। ये सौदेबाजी करने वाले लोग हैं। ब्राह्मणों पे ये सवाल उठाएंगे, तीरथ तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, जो ये बातें करते थे वो ब्राह्मणों पे सवाल उठाएंगे। और मायावती जी को, प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो 1995 में, 1997 में, 2002 में, लगातार 3 बार जब वो मुख्यमंत्री बनी तो वो 3 बार भाजपा के समर्थन से बनी। समाजवादी पार्टी को जब इस बात की भनक हुई कि मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस ले रही है, तो ये लोग इतने बौखला गए। और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो ब्राह्मण जाति से आते थे, उन्होंने मायावती जी के रक्षा करने का काम किया, उन्होंने मायावती जी की इज्जत बचाने का काम किया, और मायावती जी आजीवन उनको भाई का दर्जा देती रही। ये लोग बात करेंगे झूठ और प्रोपागंडा पे जिनकी पूरी राजनीति खड़ी हो, वो दलितों का सम्मान कर सकते हैं। ये अपने पार्टी में अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पाए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, और ये बात कर रहे हैं कि ये आरोप खोखले लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, 2 जून 1995 की घटना भारतीय राजनीति के लिए कलंक है, कलंक। इसको कभी कोई भूल नहीं सकता। आप कितना भी बदल लो, कितना भी झूठ बोल लो, कुछ भी कह लो कि ये बुलवाया जा रहा है। आर.के. चौधरी क्या बताएंगे? आर.के. चौधरी मायावती जी से बड़े नेता है क्या? दलित समाज में मायावती जी की क्या पॉपुलैरिटी है? आर.के. चौधरी जी को लखनऊ से बाहर जानता है कौन है भाई?
देखिए लगातार जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, पंकज जी जी क्या कुछ अब इस पर बोलेंगे? एक तरफ मायावती खुले मन से ये बात बोल रही है और ये पहला ऐसा मौका नहीं है उनके जन्मदिन पर जब वो हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उससे पहले भी वो तमाम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है जिसमें उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को दोहराया है, बार बार दोहराया है। उन्होंने बताया है किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, लिंग सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी हालत उस वक्त क्या थी और वो हमेशा गुस्से से लाल होती है और ये सब जानते हैं। देखिए 2 जून 95 का जो दिन था, वो गेस्ट हाउस कांड जो यूपी स्टेट गेस्ट हाउस में हुआ था, जो लखनऊ के मीराबाई मार्ग पे स्थित है, वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो मायावती जी के लिए और चाहे वो बहुजन समाज के लिए काला दिन था। बिल्कुल, उसको बहुजन समाज कभी भूल नहीं सकता, ना बहन मायावती उसको भूल सकती है। और जिस तरह से उस समय भी ब्राह्मण समुदाय के वरिष्ठ नेता विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी जान बचाने का काम, उनको वहां से बाहर निकालने का काम किया, तो ब्राह्मण समुदाय ने ही वो किया। लेकिन उसके बाद आप कहिए आपका पैक्ट हो जाता है। और समाजवादी पार्टी को तो ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज के कितने लोगों के जो चिंतक थे, विचारक थे, उनके नाम पे कितनी यूनिवर्सिटी और कितने चीजें थी, उनके नाम बदलने का काम किया। और कितने जिलों के नाम जो रखे गए थे उन जिलों के नाम भी बदलने का काम किया। तो ये सब जो है समाजवादी पार्टी का एक दोहरा चरित्र उजागर करता है। और 2019 में जिसे विषम परिस्थितियों को देखते हुए आपने पैक्ट किया, लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और उसका कोई वो नहीं हुआ। लेकिन 2022 में आप उनके साथ चुनाव नहीं लड़ पाए। अगर आपका ऐसे ही वो था, आपने बहन मायावती ने उसको आपको माफ कर दिया था, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने साथ क्यों नहीं चुनाव लड़ा? और ब्राह्मण समुदाय विद्वत समाज है पूरे देश का, सनातनी आबादी अगर ब्राह्मण समुदाय के ही विचारों से और उनके संदेशों से आगे चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण समुदाय सारे कार्य संपादित करता है। और तंत्र, ज्योतिष और कर्मकांड का प्रकांड विद्वान अगर कोई होता है तो वो ब्राह्मण समुदाय है। वो समाज को एक दिशा देने का काम करता है। तो इसलिए इस ऐसे वर्ग का अगर सम्मान कहीं है प्रिया जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम ऐसे आयोजन, तमाम ऐसे मौके मिले हैं जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान बढ़ाने का ही काम किया है। और ब्राह्मण समुदाय देखिए एकजुट है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होता है। आपके विचारों में ब्राह्मण समुदाय में अगर कोई मतभेद है तो वो बैठ के वो बहुत सी चीजें निपट जाती है। ठीक है राकेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मनभेद नहीं है। ठीक है राकेश जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आकाश जी से कि इनका जो दलित प्रेम है, जो अभी छलावा अभी बता रहे थे, अभी इन्हीं के मेरठ में एक मुख्यमंत्री के स्वजाति ने खुलेआम अपहरण कर लिया दलित बेटी का और उसकी मां के विरोध करने पे हत्या कर दिया गया। ये आप दलित के हितैषी बनने फिरे हैं। जो एनसीआरबी का आंकड़ा लगातार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। नहीं राकेश भाई, बेटियों की गैंग रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। और क्या दलित की बात कर रहे हैं कि मुझे दलित का शोभा दे रहा है? ये दलित कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है? उसी मेरठ में को जिंदा जला दिया गया। ये क्या बात करेंगे? किसी भी धर्म का मजदूरी नहीं करने से इलाहाबाद में एक दलित नौजवान को बांध के जला दिया गया। जवान नहीं खुलते। ठीक है ठीक है आकाश जी, ठीक है ठीक है राकेश जी, ठीक है। नितिन जी, मायावती जिस तरीके से कह रही है कि ब्राह्मण समाज काफी परेशान है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और उसके साथ साथ बाकी समाजों को भी कहा कि वो भी काफी परेशान है इन सरकारों में, और जब हमारी सरकार थी तब हम सबके बारे में सोचते थे, चाहे वो यादवों के बारे में सोचना हो या फिर पंडितों के बारे में सोचना हो, ब्राह्मण्स के बारे में सोचना हो। क्या कुछ तकलीफें नजर आ रही हैं? जरा ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक देखी गई है भारतीय जनता पार्टी में, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कुछ अंदरूनी कलह चल रही है। पहले ठाकुरों की बैठक हुई, उसके बाद देखा जा रहा था जिसको कुटुंब नाम दिया गया था, जिसका मतलब परिवार होता है, उसके बाद देखा गया ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। तो भारतीय जनता पार्टी में समाज बटे हुए जा रहे हैं, अब अलग अलग बैठकें करनी पड़ रही हैं, समझ नहीं रही है सरकार उनकी बातें। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी जहां तक मैं समझता हूं कि वो सनातनी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और वो सभी का साथ, सभी का विकास इस मुद्दे पे चलती है। डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से आपने देखा होगा 2 कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हो चुके हैं और तीसरा कार्यकाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और इन कार्यकालों में जिस तरह से आपने देखा होगा देश का जो विकास हुआ, तो विकास किसी एक वर्ग का या किसी एक धर्म का नहीं होता, वो तो पूरे देश का होता है। तो जिस तरह से विकास हमारे देश का हुआ है, जो आज हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो हमारे देश की स्थिति है, वो आपने स्वयं देखा होगा किस स्थिति पे हम आज खड़े हैं। तो उन स्थितियों पे लाके हमारे इन डबल इंजन की सरकार ने हमको पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ
वो योगी जी का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। जिस तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, आप देखिए रोज आप देखती होंगी। लेकिन नितिन जी, ये जो बैठक हुई थी उसमें भी कुछ ब्राह्मण विधायक आकर ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आए थे कि बहुत अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है और इसके लिए हम ये बैठक कर रहे हैं। तो ये पर्सनल बैठक की जरूरत क्यों? और अपराध पे लगाम लगाना, ये दो बातें हैं। जिस तरह से आप तो रोज चैनल पे बैठते हैं, आप तो रोज देखते होंगे। हाँ। हर दिन मैं देखता हूँ चैनलों पे कि कोई ना आतिफ कोई पंकज जो जी। अपराधी होता है, किसी की टांग पे गोली लग गई, कहीं यहाँ इनकाउंटर हो गया। जिस तरह से योगी जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे जी। हैं, उस तरीके से इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पे, जिस तरह आप देखिए पूर्वांचल पे किस तरह मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का पूरा राज था, उन्होंने उसको खत्म करने का कार्य किया। किस तरह बस से दो ही और भी अपराधी जगहों थे पे उत्तर प्रदेश में। नितिन जी, आप इतना और पंकज जी इतना राग दरबारी तो नहीं करिए। कम से अरे कम मिस्टर एक निसार सुनने चैनल का पे राग बैठ रखिए। के ऐसा एक है, पार्टी के विचार ऐसा रखिए। है कि ये बताइए विचारधारा की बात आकाश जी, है। पंकज, सुन तो लीजिए राकेश सतोगी जी। जी, नितिन जी, एक चैनल राकेश पे जी, सुन तो 3 लोग लीजिए। एक पार्टी आपका मौका आएगा, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। बात तो होने दीजिए। आपके बस अभी पूर्वांचल में आप कोई प्रिया माफिया जी लगते को थे। कह रहे थे कि आप उनको हाँ? बोलने नहीं दे आपके रही हैं। पास दो ही आप भी तो स्वयं वही काम माफिया कर रहे आपको लगते हैं। थे। अभी आपने मैं प्रिया बैठ जी के को बस टोका सुनने था के लिए ना आपको कि बैठा आप हूं। बोलने नहीं दे रही मुझे, नहीं, और आप दो ही स्वयं वो अगर काम है कर रहे तो बात, ठीक है। आप में ये जितनी नहीं चलेगा। हिम्मत है तो देखिए ये नहीं पूर्वांचल चलेगा। के माफियाओं का आप नाम किसी ले की लीजिए। बात को सुनिए नहीं, पहले। आपके पहले आपके पूरी बात हिम्मत सुनिए, है उसके तो बाद जवाब पूर्वांचल दीजिए। के और किसी आप लोग की नेताओं के समस्या नाम यही ले है लीजिए। कि आपके उन बारे में कुछ बाहुबलियों सच के कहना नाम ले दिखाए लीजिए। तो आप उसको चुप कर आप देते हैं। केवल बस आप बैठ के- बताइए अतीक अरे अहमद राकेश जी, किसका इतनी सच नाराजगी था? किस बात की है? आप अतीक अहमद ये इतना गुस्सा किस बात का? आपकी पार्टी ने दिया कि नहीं दिया? केवल बस आप आप बताइए, जो है, संरक्षण केवल आपकी पर्चा पार्टी पढ़ का रहे था हैं। कि नहीं था? हाँ? स्वामी कसीदे प्रसाद मौर्य पढ़ आपकी रहे हैं। पार्टी के थे? जो सनातनी विरोधी बात करते थे कि नहीं लगातार करते थे? उत्तर प्रदेश की नाकामी को दर्शा रहा है। मानवाधिकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। आपकी आप उसको सरकार कसीदे में पढ़ रहे हैं। 149 दंगे हिंदू मुस्लिम के लिखे हैं, आपको पढ़ कसीदे लीजिएगा। पढ़ रहे हैं। 149 दंगे हैं आप आपकी जो पार्टी कसीदे में। पढ़ रहे हैं। आपके तीन लोग आपके आजम खान जी क्या कसीदे करते थे पढ़ने पता के है लिए आपको? बैठे हैं। जमीनों पे कब्जा करने का काम करते थे आपके हाँ, मंत्री। देख रहा हूं, मैं देख रहा अब हूं। आप क्या बात लखनऊ करेंगे? में- आप बताइए। उसी आपकी लखनऊ पार्टी में तो एक शुरू लाख से ब्राह्मण तरीके से छोड़िए कब्जा कर सनातन रहा विरोधी था। रही है। सनातन उसी विरोधी लखनऊ को में सरकार रही है तो प्रमुख आपकी सरकार रही है नेता हमेशा से। किस तरीके से कब्जा कर रहा था उसी लखनऊ में जमीन। आप सब ये लोगों ने बताइए, देखा। आपकी सरकार सनातन बिना विरोधी सिंह थी किस कि नहीं? तरीके से जमीन सारे लखनऊ में कब्जा सारे कर रहे थे। गुंडों को ठीक है, पालने का राकेश आपकी जी। पार्टी ने किया कि नहीं किया? अरे आप ठीक लोग है। इतने कसीदे ठीक ना है नितिन पढ़े, जी, ठीक है राकेश जी। लोग एक पार्टी को कसीदे पढ़ रहे हैं। पंकज जी। नाकामियों पे धूल डाक रहे हैं। जाती है कि जाती ही नहीं, देखिए, और यही वजह है कि जब जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो ये हर वर्ग में बस बंटते हुए निकल जाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक 18 करोड़ मतलब सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद 2 सीटें लोकसभा में आई और आज देखिए तीसरी बार उसकी सरकार लगातार बन रही है। ये एक बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ओतप्रोत है, जो एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसके तमाम निर्देशों का और राष्ट्रवादी भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है, अपराधों के प्रति जिस तरह से उनका जीरो टॉलरेंस का रवैया रहा है, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या सलाखों के पीछे या ऊपर चले गए, ये इस बात को देखा नहीं जा सकता। और अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भूल गए कि जो है आपकी पार्टी में ही रहते स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे हिंदुओं के पंकज धार्मिक- जी, अरे आप सुन कितनी लीजिए, बेशर्मी हिंदुओं के की धार्मिक ग्रंथ के हद ऊपर पार बैठ कर जाते हैं और लेंगे। किस तरह से उनका हाँ? अनादर आप करते कितनी हैं। बेशर्मी और दूसरी की बात, बात करते हैं। और क्या दूसरी जीवन बात, की बात कर रहे हैं? आर.के. चौधरी की बात कर रहे हैं। हाँ? आर.के. उसी चौधरी तो मेरा कहते हैं कि तो सर्वाधिक दो बच्चों प्रदूषण की जिंदगी हिंदुओं के खत्म हो गई, दिवाली उसकी को बेटी पटाखा का जलाने अपहरण से हो रहा है। और उनके दाह संस्कार करने से होता है। अभी सोनू कुछ ही दिन कश्यप पूर्व के उनका साथ दिया जो हुआ जलाया बयान है गया, आर.के. चौधरी, और हरदोई जो में जो समाजवादी को पार्टी के अवधेश मौजूदा यादव की सांसद हत्या कर दी है। जाएगी। तो इस आप तरह से जीरो टॉलरेंस ओछा की प्यार, कसीदे पढ़ रहे ओछी हैं। राजनीति करने का काम जीरो करता टॉलरेंस है। की ठीक कसीदे है। पढ़ रहे हैं। समाजवादी जीरो पार्टी टॉलरेंस ठीक है, पंकज जी। और मुलायम जहाँ सिंह यादव आजादी पे संस्थापक बुलडोजर चलाने की बात आती है, वहाँ संस्थापक खेल खत्म हो अध्यक्ष जाता है जो बुलडोजर का। समाजवादी पार्टी से के थे, वो बकायदा केवल अतीक बस अहमद ठीक के है। विरुद्ध से खत्म बिहार हो में जाता जाते है, थे और बंद हो कहते जाता थे है। लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, कसीदे बलात्कार पढ़ने को के बड़े लिए आप टुकड़े आते करते हैं। हैं। ये सब चीजें केवल जमा बस जमानत कसीदे भूलने पढ़िए। वाली ठीक है आकाश जी, आप बात ठीक कर है रहे ठीक हैं। है आप तो सिर्फ विज्ञापन की तरीके ठीक से है राकेश आते जी, हैं। ठीक है। अधिकार रखिए। ठीक है पंकज जी। आकाश जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया, दलितों का अपमान किया जा रहा है, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? क्योंकि सर समाजवादी पार्टी पे नहीं, देखिए आज देखिए, आरोप नहीं लगे हैं, आरोप रिया लगे जी, हैं तो सपा पे भी रिया लगे हैं और भाजपा में खूब लगे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं बसपा में आई, लेकिन सिर्फ नाम बदलने का काम किया गया है उन योजनाओं पर, खुद से भी कोई काम नहीं किया गया। बोलिए।
प्रिया जी, जी जो जाति आधारित पार्टियां हैं और जो परिवार आधारित पार्टियां हैं वो इससे आगे सोच भी नहीं सकती। वो जाति की ही बात करेंगी, वो परिवार की बात करेंगी, कैसे अपना कुनबा बढ़ाया जाए, कैसे परिवार बढ़ाया जाए, कैसे हिंदुओं को बांटा जाए, हमेशा बंटवारे की बात करते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं भाई। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये एमवाई की बात करने वाले लोग हैं। कोई कहता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको साथ लेके चल के दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है। और जो बात हो रही है, आपने कहा कि मान्यवर काशीराम के योजना के नाम बदलने की, आप अखिलेश यादव जी से पूछिए कि उन्होंने उन शहरों के नाम क्यों बदले जिन शहरों के नाम मायावती जी ने दलित महापुरुषों के नाम पे रखे थे, चाहे वो रमाबाई नगर की बात हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात हो, या ऐसे में काशीराम जी के नाम पे भी एक शहर का नाम रखा गया था। क्यों बदले इन शहरों के नाम इन्होंने? इसके अलावा आप दूर मत जाइए, लखनऊ की बात करिए। KGMU जिसको छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मायावती जी ने कर दिया था, इसका नाम इन्होंने ही बदला। फिर ये हम पे आरोप लगाते हैं। हमने तो सदैव से ये कहा है और काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया, इस पर सवाल उठा रही है मायावती। आकाश जी क्या कुछ जवाब देंगे? देश की पहली दलित महिला वो कह रही है कि राष्ट्रीय शोक घोषित न करना अपमान कर दिया है दलितों का। इस देश में, अरे आकाश जी इस पर जवाब दे 30 दीजिए। सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड और लूंगा। बोलिए। आज इस देश में महिला दलित आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति हैं। आप सोचिए, इसके पहले हमें एक बार अवसर मिला तो हमने दलित समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। उससे पहले अटल जी के रिजीम में जब हमको अवसर मिला तो हमने एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। ये हमसे सवाल पूछने लायक नहीं है, लेकिन थेथराई करनी है, प्रोपागेंडा करना है तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन नाराजगी देखी जा रही ना आकाश जी, काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया, इस पर नाराजगी व्यक्त कर रही हैं मायावती। क्या जवाब देंगे इस पर? कह रहे दलितों का अपमान है इस तरीके से। तो फिर मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी कि पंक्ति में सबसे अंतिम खड़ा जो व्यक्ति है उसको सरकार सारी सुविधाएं पहुंचाए, आज उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मान्यवर काशी नाम के सपनों को साकार जमीन पे करने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो कह रही हैं कि निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। नाराज है वो इस बात से। दलितों के लिए आवास कैसे मिले, दलितों को शौचालय कैसे मिले, उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके रोजगार की व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता लगातार योगी जी पे और भारतीय मेरा सवाल बहुत जनता पार्टी सिंपल की सा एक सरकार लाइन पे का सवाल है मेरा, इस पर भरोसा एक लाइन में जवाब दे और दीजिए। 2027 में ठीक है आकाश जी, गोल गोल मत घुमाइए। वापसी करेंगे हम। अरे आकाश जी बातों को गोल गोल मत घुमाइए। मेरा ये सवाल और 3 बार मैं इसको रिपीट कर चुकी हूँ कि मायावती जो कह रही है कि काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया, अपमान है दलितों का, क्यों नहीं राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, इस पर जवाब दे दीजिए कि क्यों नहीं किया गया। अगर उनका ये विषय है तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर भी चर्चा करेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि मान्यवर काशीराम जी ने ये कहीं नहीं अपने किसी विचारधारा में, किसी भाषण में या किसी किताब में ये लिखा है कि मेरी मूर्तियां लगाओ और जब ऐसे ही मेरे लिए राष्ट्रीय शोक देखिए, घोषित करो। उन्होंने परिवारवाद कहा की कि राजनीति, कैसे हमारे जातिवाद पर समुदाय के राजनीति, लोगों की और ये कोई एक चिंता पार्टी हो। नहीं करती है। देखिए ये किसी एक पार्टी की तरफ नहीं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। थोड़ा नहीं, इसमें गलत संदेश चला जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी को तो आप जानती होंगी। ऐसे महान व्यक्तित्व को जिनको जननायक की संज्ञा दी जाती थी, उनको भारत रत्न तक इन लोगों ने नहीं दिया था। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आकाश जी देखिए, गलत संदेश तब भी चला जाता है जब जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर जवाब ना देकर बाकी जवाब दे देना। गलत संदेश इस पर भी चला जाता है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने बार जवाब दिया। आपने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा, इस पर बात की जाएगी। ब्राह्मण के हित में बात करना बहुत अच्छी बात है। आप सारे हितों पर बात करिए, आप सारे समाज की बात करिए, लेकिन दलितों पर अगर वो बात रख रही हैं तो उस पर भी बात रखना आपका फर्ज है। आप कह रहे ना कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, तो किसी एक वर्ग को दरकिनार मत करिए। नहीं, जवाब देने का अवसर दीजिए।
आप क्या चाहती हैं कि जो एक पार्टी वाली विधायक की राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनकी सारी बातों को मान के सरकार चलाए, या हम इस देश की जो आबादी वंचित रह गई है, जो आबादी पीड़ित है, उनकी चिंता करके सरकार चलाए? हम उनकी चिंता करेंगे जो पीड़ित है, हम उनकी चिंता करेंगे जिनको वास्तविक में उस चीज की आवश्यकता है। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। ठीक है, क्या कुछ जवाब देंगे राकेश जी? दरअसल प्रिया जी जवाब क्या दें बताइए। कसीदा पढ़ने के लिए 3-3 लोग हैं, आप लगातार पूछ रही हैं, वो सवाल से भाग रहे हैं। वो कसीदा पढ़ रहे हैं कि मैं दलित को ये दे रहा हूं, इनको यही नहीं पता, ये तो पढ़ लिख के कुछ आते नहीं है। आकाश अब देखिए, मैं बड़े शांति से सुना, जरा सुनिए, आप थोड़ा सुनने की भी साहस रखिए। साहस है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, तीन लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं? 3 लोगों को आपने क्यों जोड़ दिया? ना तो मैं ना पंकज जी, हम लोग भाजपा से नहीं आते, पहले बात समझ लीजिए। अरे मैं सब जानता हूं, मैं उसी लखनऊ में रहता हूं, मैं उसी नहीं राजधानी में रहता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं, मैं आप जिस तरह की मैं बात आपके कर रहे हैं, आपकी विचारधारा से मैं बड़े वाकिफ हूं, आपके विचारों से। आप इस चीज को समझ लीजिए अब कि आप हम भाजपा से नहीं समय आते खत्म हैं। करा रही मैं हैं। ब्राह्मण महासभा से आता हूं और ये पंकज जी अलग वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका काम है सबकी बातें करना। मैं जानता हूं, आप उनका परिचय न दें, अपना भी परिचय न दें, मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं, आप मेरा समय न खराब करें, मेरा समय न खराब करें। बोलिए बोलिए। मैंने आकाश जी का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, इन्होंने परिवारवाद की बात की, मगर अपनी परिवारवाद इनको नहीं दिखाई दिया। इन्हें तो यह भी नहीं पता कि मानवाधिकार का सबसे ज्यादा अगर नोटिस किसी राज्य के सरकार को आया है तो उत्तर प्रदेश का नोटिस आया है, बीजेपी सरकार को। और एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश है, महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश है, मगर ये क्या करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। इतनी आसानी से कसीदा पढ़ेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। मैं कह रहा हूं, मान्यवर काशीराम की छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? इसलिए रद्द कर दिया कि वो बहुजन नायक थे। आप अपनी बात करिए। सवाल जब पूछा जा रहा तो आप कह रहे थे कि दलित राष्ट्रपति बना दिया, मगर दलित राष्ट्रपति को आपने राम मंदिर में इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, संसद के उद्घाटन में बुलाया नहीं, इसलिए कि प्रधानमंत्री से बड़ा प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का होता है और नाम जो लिखे जाएगा वो राष्ट्रपति का लिखा जाएगा और प्रधानमंत्री जी का नाम छोटा हो जाएगा। आपके जो चाल और चरित्र है ये पूरे देश को पता हो गया है। आपने नौकरी में किस तरीके से आरक्षण खा रहे हैं ये भी जनता जान गई है। अभी पटवारी लेखपाल की भर्ती आई तो पिछड़ा का आरक्षण गबन कर रहे थे, तो समाज ने जागा, आवाज उठाया तो किस तरीके से दुरुस्त किया। पशु अस्पताल के विज्ञप्ति में आपने पिछड़ा का जो है आरक्षण ही जीरो कर दिया। तो आप आरक्षण और सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। और रही बात जो ब्राह्मणवाद की, प्रिया जी सबसे ज्यादा मुद्दा उठा ब्राह्मण का। अगर उसी राजधानी लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर कोई बनाया है तो वो जनेश्वर मिश्र पार्क और समाजवादी पार्टी के लोग ने बनाया। और अगर नेता प्रतिपक्ष इस समय है तो माता प्रसाद पांडे हैं। और ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार अगर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है। आप उठा के आर्काइव पे वीडियो और गूगल पे देख लें, नितिन जी को मैं भी कह रहा हूं देख लें, सबसे पहले अगर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, कोई खड़ा नहीं है, मगर समाजवादी पार्टी उनके दुख और सुख में पहले। ठीक है राकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है राकेश जी, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि देखिए मायावती कह रही है कि हमारी सरकार में यादवों का सबसे ज्यादा भला हुआ है, तो क्या लगता है अगर 27 पर वो फोकस कर रही हैं तो कहीं यादव वोट बैंक तो नहीं छीन लेंगी? देखिए मैं आपको प्रिया जी बहुत अदब से कह रहा हूं कि मायावती जी देश की बड़ी लीडर हैं और वो सरकार चलाई है कई बार उत्तर प्रदेश की। और उन्होंने अगर उनके पास काम करने का जो डाटा है, आंकड़ा है उनके सरकार के, अगर उन्होंने काम किया है और कह रही हैं तो मैं उनकी चीजों से सहमत हूं। और मैं तो कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भले समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मगर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में अगर कोई काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही काम दिखते हैं आपको, चाहे राजधानी लखनऊ में हो चाहे क्षेत्रों में हो। भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह के सरकार रही, राजनाथ सिंह के सरकार रही, अब योगी आदित्यनाथ की भी सरकार आ गई है, मगर कोई राजधानी में एक काम नहीं बता सकते आकाश जी कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। वही राजधानी लखनऊ में अगर किसी को ऑक्सीजन और व्यायाम और योग करने की अगर कोई व्यवस्था बनाया है तो समाजवादी पार्टी ने बनाया है, चाहे लोहिया पार्क के थ्रू, चाहे श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, वहीं इनके लोग भी जाते हैं।
और उसी योजना का बुराई करते हैं। तो ये एक काम की अगर बात करेंगे तो ये राजधानी में 8-9 साल इनके हो गए और इधर 3-4 जो मैं मुख्यमंत्री इनके बताएं, ये राजधानी में कोई काम नहीं की। नहीं राकेश जी, एक काम लेकिन ये अगर बड़ी किया तो अच्छी मैं- चीज देखने को मैं मिल रही है आकाश आज जी की। से- ऐसा राजनीति में बहुत ही कम होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हो, तमाम सवाल खड़े कर रही हो, नाराजगी व्यक्त कर रही हो, नफरत दिखा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इतना प्रेम भाव दिखा रही है बसपा के लिए। वो कह रही है कि मायावती बड़ी लीडर रही है, बहुत काम किया है उन्होंने, उनकी सरकार में यादवों का भी देखिए भला प्रिया हुआ, और जी, ये बहुत कम देखने को मिलता है नहीं अक्सर। नहीं सुन लीजिए, मैं बस एक मिनट लूंगा, एक मिनट। आती हूँ आकाश जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है नहीं, राकेश मैं जी को एक- बात एक- पूरी एक- करने दीजिए, आती हूँ आपके पास। बोलिए बोलिए। देखिए, ये इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप जान रहे हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी को भी हाँ। देश के बाहर कई मुद्दों पे भेजा गया था। तो देश की खूबसूरती है, जो काम किया है ठीक है, उसको कहने में कोई गुरेज हमें नहीं। ठीक है, अगर नहीं बहुत बहन जी अच्छी ने बात है, काम ये किया बहुत है, कम देखने को तो मिलता है मैं आज की स्वीकार राजनीति करता में तो हूं। खास तौर पर। ठीक है राकेश तो जी, हम समाजवादी लोग हैं, कभी नफरतवादी बात नहीं करते, जो काम किया उसको स्वीकार करते हैं ठीक और है। उसको कह भी रहे हैं। आकाश जी बोलिए, पैनल जवाब देना चाहूंगी इसी पर, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रिया जी, आप बार बार पिंच करके सवाल पूछ रही थी कि कांशीराम जी की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं घोषित किया गया। प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या कर सकती थी। आप पहले बहुत फैक्ट सोच चेक कर विचार लीजिएगा। करने के बाद आपको, दूसरी बात, जो ये लेकिन हमारे एक भाई सेकंड। राकेश जी बार बार कह रहे थे, आकाश, ठीक है बार आकाश जी, बार लेकिन कह बड़ा रहे थे सोच लखनऊ विचार में- करने के बाद ही आपको याद आया, बहुत दिमाग नहीं, लगाने नहीं, के बाद ही विचार आपको नहीं, याद नहीं, आई चीजें, मुझे- ये भी अच्छी बात है। बार बार आप नहीं प्रिया आपने जी, कहा कि इस मैंने पर बार चर्चा बार की कहा, जाएगी। लेकिन आप अरे एक मैंने- सेकंड आकाश जी, आपने प्रिया कहा जी, कि इस पर चर्चा की जाएगी। नहीं, मैंने बार बार उस बात को कहा कि माननीय कांशीराम जी के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित करना या उनकी मूर्तियों बनाने से किसी का उद्धार नहीं होता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। उनके जो विचार थे, वो जो चाहते थे कि कैसे दलितों का उद्धार हो, कैसे शोषित जो वंचित ठीक है है। उनका उद्धार हो, महिलाओं का उद्धार हो, उस पे काम किया जाए। ठीक है, आकाश दूसरा जी। बात, हमारे राकेश भाई ने जो बात कही, बोलिए। इन्होंने कहा लखनऊ में काम बता दीजिए। मैं काम तो मेरे पास 50 हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे 2-3 काम आपको बता देता हूँ। तीन बता तीन दीजिए, में तीन। हाँ, 3 ही मैं बता देता हूँ। आप मुंशी पुलिया से इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए पहले 2-2 घंटे लग जाते थे। आज आप मुंशी अरे पुलिया साहब। पे ओवरब्रिज पे चढ़ेंगे, 10 मिनट के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी की देन है। पुराने लखनऊ में ट्रैफिक की इतनी समस्या थी राकेश भाई, आप जब लखनऊ में रहते हैं तो जानते ही होंगे, पुराने लखनऊ में कितनी समस्याएं थी। नक्खास के क्षेत्र में हम राजनाथ सिंह जी ने 2-2 ओवरब्रिज दिए। उसके अलावा आप जब आते हैं इधर रहीमा मऊ से हजरतगंज की तरफ जाते हैं, बीच में एक मरी माता का मंदिर था। उस मंदिर पे ट्रैफिक इतना लग जाता था, इतनी भीड़ हो जाती थी कि पूजा अर्चना करने वालों को भी दिक्कत होती थी, आने जाने वालों को भी दिक्कत होती थी। योगी जी ने अरे उस आकाश जी, आप वक्त ऐसे काम गिना देंगे तब तो समाजवादी पार्टी ये कह देगी कि आप मुंशी सुन पुलिया लीजिए। से चारबाग का रास्ता भी बहुत दूर था, सीसीएस का रास्ता भी बहुत दूर था, उसके लिए तो मेट्रो चलवा दी। मैं नहीं, प्रिया जी, मतलब मैं आपके आकाश जी लिए को बहुत प्रिया बधाई जी, देता आपकी हूं नजर में उत्तर कि जो लखनऊ में नगर ट्रैफिक सेवक की कोई लेवल का समस्या काम नहीं है। है, आप कम से ये कम कहती हैं मिनिस्टर ट्रैफिक सरकार अरे की मेरी समस्या नजर में तो नहीं है, तमाम लेकिन बहुत बड़े आपकी मुद्दे, सरकार मेरी को नजर में नहीं काम करना तो चाहिए। जाति पर आप बात ये कह करना रहे भी हैं कोई ना, मुद्दा नहीं है मेरे नहीं, लिए। तो आप यही महंगाई, कह शिक्षा, रही हैं कि बेरोजगारी, काम स्वास्थ्य, नहीं होना शिक्षा, इस पर चाहिए। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो अरे किसी भी आप- वर्ग का हो, इस पर बात आपके- करें ना, आपके अच्छा पास लगता है इस मैंने पर बात कहा ना, करना, मुझे भी मैंने डिबेट 3 करना अच्छा छोटे लगता है इस एग्जाम्पल पर। दिए। लेकिन अब आप जब आज राजनीति अटल जी के में नाम पे जाति पर ही बात हमने- होती है तो क्या हमने कर लिया जाएगा मेडिकल इसमें। यूनिवर्सिटी खोल के रखी है, आपको नहीं दिखता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे हमने इसी अइमा मऊ के बगल में मेडिकल की यूनिवर्सिटी खोल के रखी है। अगर जिसको नहीं देखना चाहता भाई, मैं कैसे दिखा दे। हमने इस लखनऊ को मेट्रो दिया। अखिलेश यादव ने लखनऊ को आधा अधूरा मेट्रो सिर्फ पिलर खड़ा करके दिया था। इस लखनऊ को मेट्रो योगी जी की सरकार ने किया। हमने उस मेट्रो को संचालित किया, एक फेज पूरा किया, आज दूसरे फेज की तैयारी कर रहे हैं। काम बहुत हमारे पास बधाई दिलाने आकाश के जी को, लिए बहुत पूरा बधाई, आपका काफी 1 घंटा तैयारी करके आए हैं। आकाश जी पंकज की जी। बहुत बधाई, 8 क्या सालों कुछ में बहुत आपने काम किया। फाइनल इस पर कंक्लूजन पर दे देखिए दीजिए। प्रिया जी, एक बात तय समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के लगन, कर्मशील और निष्ठावान मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। जब जब क्या नाम है आवश्यकता पड़ती है, दिवाली, दशहरा, तमाम आयोजनों के ऊपर वो दलित समुदाय के यहाँ बाकायदा
जाते हैं उनके घर में बैठ के टाट के ऊपर बैठ के भोजन ठीक करते है हैं। पंकज जी, और लेकिन 27 को लेकर ये जो मैसेज देने का काम मायावती ने आज किया है कि गठबंधन किसी से नहीं होगा, पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी कहीं ना कहीं, और चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो वो भी कर दिया, यादवों की बात भी कर दी, और काशी राम का नाम लेकर उन पर जिक्र कर कर कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उस पर भी बात कर दिया। देखिए इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी बोलिए। शासन का राज है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अराजकता और तांडव का राज होता था, उत्तर प्रदेश का एक दिमागू राज था, उसको बाहर निकालने का काम अगर किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया 2017 में और 22 में भी। इसीलिए उनकी सरकार रिपीट हुई। अपराधों के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही। और 12 से 17 में सिलेक्टिव, प्रिया जी जान लीजिए, हम लोग तो पत्रकार है, सिलेक्टिव FIR होती थी। आज सभी की कोई भी क्राइम करता है FIR होती है। और दलितों के ऊपर जिस तरह के अपराधों में कमी आई है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के अपराध में कमी आई उसे इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल यह है, जब आंकड़े दर्ज करने के लिए पुलिस को खुली छूट है और क्राइम कंट्रोल करने के लिए खुली छूट है, इसीलिए देखिए अपराधी कालकल्पित हो रहे हैं और अपराधी देश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से सबको सामंजस्य लेके योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, जिस तरह से उनकी नीतियां चलती हैं, तो 2027 राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी की बात सुनो, उसके बाद आऊंगी। ठीक है, भी ये आप जान लीजिए, कमल खिलने की पूरी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पंचायत चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो ग्रास लेवल का चुनाव होता है, ग्रामीण लेवल का चुनाव होता है। इसलिए इस तरह की बात करना आज जो सबको लेके चलेगा। इसीलिए देखिए आज 18 करोड़ चलिए पंकज जी, सदस्य है। आप मैं आपको एमएलसी जाने के लिए बधाई देता हूं। कभी नहीं बन पाए होंगे, 1 करोड़ की संख्या नहीं होगी पूरे विश्व की। पंकज जी को मैं बधाई देता हूं कि ऐसे ही जनमानस के 140 करोड़ में भाजपा का कसीदा पढ़ेंगे तो शायद एमएलसी बीजेपी भेज देगी। ठीक है पंकज जी, देखिए समय कम है और चाहूंगी कि राकेश जी 10 सेकंड में अपनी बात आप भी पूरी कर लीजिए, जिसके बाद मैं नितिन जी से जवाब ले लूं। ठीक है, बोलिए जल्दी से। मैं नितिन जी से बड़े सादगी से कहना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण सभा के नेतृत्व कर रहे हैं, तो कम से कम उस खुशी जीवी का मुद्दा जरूर उठाएं और विजय मिश्रा जी का मुद्दा जरूर उठाएं, जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार परेशान किया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। मैं बस इतनी बात को खत्म। ठीक है नितिन जी। देखिए प्रिया जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग है और वो बहुत सोच समझ के ही अपना निर्णय लेता है। और उसने जिस हिसाब से पूर्व में आपने देखा और आगे भी ये देखेंगे कि जो ब्राह्मण समाज है वो मुझे लगता है कि बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का नेतृत्व करेगा। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से राकेश रही जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी और ब्राह्मण समाज के जिला प्रवक्ता हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखिए, आज मायावती का जन्मदिन है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, बड़े बयान दिए। कहीं ना कहीं 2027 को लेकर जो संदेश था वो साफ होता हुआ नजर आया, लेकिन सियासत में उत्तर प्रदेश की एक बड़ा उबाल इससे जरूर खड़ा होता हुआ नजर आया, जिसी पर आज हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल इतने